गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी चल रही होगी 67th मेंस के लिए। इसी सीरीज़ में आज हम स्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं कि और उसे सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि स्टैटिक्स में जब तक 72 मार्क्स आप लोग नहीं बनाएंगे रिजल्ट तो भूल ही जाइए, और यही आपको रैंक दिलाएगा। और जो 88 एसडीएम की सीट है इसके लिए स्टैटिक्स का 72 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन डेली स्टैटिक्स का बनाया कीजिए। और कब से कब तक बनाना है तो 66 से लेके एटलीस्ट 59th, जो 56-59th हुआ था वहाँ तक के स्टैटिक्स को देख लीजिएगा, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर स्टैटिक्स। और 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आना है, और 4 क्वेश्चन किस किस सेक्टर से आते हैं तो ये तो आप लोगों को पता है कि पाई पाई जो अभी ये वाला एक हम 66 में क्वेश्चन नंबर 12 है जो इसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। तो पाई से एक आना है, एक ग्राफ से आना है, एक बार डायग्राम से आना है। तो ये तो ऑलमोस्ट आउट क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर अगर देख लीजिएगा तो आप लोगों को नेचर पता चल जाएगा क्वेश्चन का नेचर क्या है और किस अनुसार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों में आवंटित भूमि बंटन एक गांव में को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी सावधानी से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये देखिए, मार्किंग को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्किंग कैसे किया गया है। अगर 36 दिया रहे और कुछ ना दिया रहे तो हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, लेकिन अगर दे दिया तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन 4, फिर दूसरा 4, फिर 8, 10 यानी 5 क्वेश्चन है टोटल, और टोटल 36 नंबर ओवरऑल मार्किंग है। तो जैसे इसको देख लें तो पाई ग्राफ, अगर पाई जब भी दिया रहे तो इसमें एक काम कीजिएगा और हमेशा कीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा तो जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेबल बना लीजिएगा। तो टेबल बनाने के लिए कि इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि फसल, और ये रफ नहीं, ये आपका फेयर ही है, इस पर मार्किंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्किंग नहीं मिलेगा, मिलेगा। फसल कौन दिया हुआ है, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रतिशत निकाल देते हैं इसका। सीधा कैलकुलेटर अलाउ है, दिक्कत नहीं है। और प्रतिशत जब भी ऐसे कीजिएगा तो एक फार्मूला होता है इसका कि कोण बटा 360 डिग्री गुने 100, इसी से प्रतिशत निकलता है, हम लोगों को पता है। तो अब देख लेते हैं कि जैसे गेहूँ चावल अन्य है, कम से कम 3 यहाँ पे लिखें पहले। गेहूँ चावल अन्न, उसके बाद है आपको मक्का बाजरा ज्वार जौ। मक्का बाजरा ज्वार और जौ, और नीचे एक कुल हो जाएगा, कुल। अब क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा और हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे गेहूं के लिए 72 डिग्री दिया हुआ है, चावल के लिए भी 72 डिग्री दिया हुआ है, अन्न के लिए 99 डिग्री दिया हुआ है, मक्का के लिए 45 डिग्री दिया हुआ है, बाजरा के लिए 18 डिग्री दिया हुआ है, ज्वार के लिए भी 18 डिग्री है, जौ के लिए 36 डिग्री है। और सभी को पता है ये टोटल 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे 100% होगा। तो इसको हमेशा जैसे एक है, और ऐसे ही टेबल बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक खाली दिखा दीजिएगा जिसे 72 डिग्री बट 360 डिग्री गुने 100, दैट इज हो जाएगा 20%। और उसके एक दिखाने के बाद बाकी सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर देना है। तो ये भी 20% हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27.5%, ये हो जाएगा 12.5%, ये हो जाएगा आपको 5%, ये भी हो जाएगा 5%, और जो हो जाएगा आपका 10%। अब चलिए एक तो टेबल बना के, अब है कि अब आपको बार बार ये पाई देखने का ज़रूरत नहीं है, एक बार टेबल बन गया मामला ख़त्म। अब जो जितना आगे का सवाल है सब आपका इसी टेबल के माध्यम से बन जाएगा। तो पहला आ रहा है कि कौन से 3 फसलों का
समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% को आवंटित करता है। फसल का नाम दे देना है और कुछ नहीं, बस कौन नंबर यहाँ पे लिखना है। और इसमें हमको मेंशन कर देना है कि सारणी के अनुसार, क्योंकि सारणी हम ऊपर बना दिए हैं, तो सारणी के अनुसार फसल, अब हमको देख लेना है किसका किसका 50% हमको टोटल चाहिए। तो एक तो ये 20%, 20% और ये 10%। अगर ये तीनों फसल को जोड़ दे तो मेरा 50% हो जा रहा है। और आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि और किसी का भी तीन कॉम्बिनेशन 50% के आसपास नहीं हो रहा है। तो गेहूँ, चावल और जौ, सारणी के अनुसार फसल गेहूँ, चावल और जौ का जो समन्वय है वो कुल 50% क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। 50% आवंटित क्षेत्रफल के बराबर ये हो रहा है। अब आपको लगेगा इसमें 4 नंबर, क्योंकि आपका कैलकुलेशन तो यहाँ हो गया है ना, और आप यहाँ मेंशन कर दिए कि सारणी के अनुसार। तो ये इसलिए कह रहे थे कि ये आपका रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, और ये क्वेश्चन के साथ ही कर देना है। और टेबल बनाना मस्ट है, हर एक क्वेश्चन में आप टेबल बनाइएगा, तो इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। क्योंकि जब जब आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे और बार बार फिगर को देखेंगे, ये तो चलिए यहाँ पे मेंशन है। और आप लोग अगर अभी तक तो क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर देख ही लिए होंगे, 63rd वाला बीपीएससी का देखिएगा, उसमें फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ग्राफ वाला और जो बार डायग्राम है, उसमें अगर आप बार बार क्वेश्चन और फिर फिगर और फिर क्वेश्चन फिगर करते रहेंगे तो आपका समय भी जाएगा और एक्यूरेसी आप नहीं ला पाइएगा। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना मस्ट है। और जब भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आंसर आपका पूरा एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो आपको 72 में 72 नहीं मिलेगा। प्रोसेस आपका ठीक रहा लेकिन आंसर लास्ट में आप गलती कर दी है, तो अगर मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको प्रोसेस के नाम पे 2 नंबर दे दिया जाएगा कि लड़का मेहनत किया है। लेकिन आप सोचिएगा कि आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर ही तो नहीं मिला है, लेकिन मेरा तो प्रोसेस सही है, आपको 4 नंबर नहीं। आपको प्रोसेस पे 1-2 नंबर दे दिया जाए तो दे दिया जाए, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में 0 नंबर भी दे दिया जाता है, लेकिन आंसर लाना मस्ट है। लैंग्वेज अगर आपका थोड़ा कम भी है, इसमें अगर ये है तो गेहूँ, चावल और जौ को घेर दीजिए, इसमें 4 नंबर कन्फर्म है। अगर कोई आरटीआई से कॉपी अपना दिखा रहा होगा 66 का, तो आप देख लेंगे कि कितने प्रोसेस में कितना नंबर मिलता है। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन अगर ले लीजिएगा तो देख लीजिएगा, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ था। यानी अगर 1.5 मिलियन ज्वार के लिए है तो चावल के लिए कितना था। तो सिंपल सा बात है कि पर्सन से देख लेंगे कि ज्वार के लिए हमको 1.5 मिलियन दिया हुआ है, और ज्वार का जो आवंटित प्रतिशत है 5% है, तो उससे हम टोटल निकाल सकते हैं। यानी 1.5 मिलियन, अगर 1.5 मिलियन क्षेत्रफल है उसमें 5% फसल आ रहा है, आवंटित किया गया है, तो कुल क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं, जो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इससे आप कर सकते हैं कि 1% के लिए कितना मिलियन, तो 1.5/5 × 100, हाँ, तो इससे मेरा आ गया टोटल 30 मिलियन एकड़ है। हाँ, कोई दिक्कत है? क्योंकि ज्वार का हम 5% यहाँ निकाल दिए हैं। इस 5% के लिए उसको 1.5 मिलियन क्षेत्रफल मिला हुआ है, यानी 1.5 मिलियन क्षेत्रफल में वो 5% ज्वार का उत्पादन हो रहा है। तो कुल निकालना है, तो इसको अगर हम 1.5 मिलियन से भागा कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 30 मिलियन एकड़ मेरा कुल क्षेत्रफल आ गया। अब जब कुल क्षेत्रफल 30 मिलियन एकड़ है और हमको चावल का निकालना है आवंटित क्षेत्रफल, और यहाँ देख लें अगर कि चावल के लिए हमको 20% है, तो यानी 30 मिलियन का 20%। तो इसीलिए लैंग्वेज आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को भी लैंग्वेज में तो लिख देना है। इसीलिए चावल का कुल क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा? 30 मिलियन का 20%, दैट इज कितना हुआ बोलिए? 6 मिलियन हुआ ना जी, 6 मिलियन, ये आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, ऐसे करके नहीं आना है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज डाल देना है। आप तो लिखेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, तो लैंग्वेज में सीधा सीधी कर देना है कि प्रश्न के अनुसार। लैंग्वेज अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा कि प्रश्न के अनुसार ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्र है 1.5 मिलियन एकड़, एवं सारणी अनुसार ज्वार के लिए आवंटित जो प्रतिशत है वो 5% है, इसीलिए कुल क्षेत्रफल हो जाएगा ये। इसीलिए कुल क्षेत्रफल करके इसीलिए का साइन ये वाला दे के कुल क्षेत्रफल निकल गया। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, जो इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कि सारणी के अनुसार चावल के लिए आवंटित जो प्रतिशत है वो 20% है। यहाँ पे एक लाइन लिख देना सारणी के अनुसार, और उसके बाद इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत जो चावल के लिए होगा वो ये डाल दीजिएगा, 6% हो गया। सिंपल सा है। 66वीं का बहुत इजी था, कोई इतना हार्ड नहीं था। अब आ जाइए, यदि गेहूं के लिए उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं व जौ का प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा? देखिए ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा, और इसलिए इसमें नंबर भी देख लीजिए, 8 नंबर है, 8 नंबर इसके लिए मेंशन है। थोड़ा लंबा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आइए कैलकुलेशन पे एक बार गौर करते हैं। अगर कैलकुलेशन इसका देखा जाए तो जैसे ऊपर तो हम निकाल लिए हैं कि जो कुल क्षेत्रफल है, अगर कुल क्षेत्रफल का हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल है मेरा 30 मिलियन एकड़। तो कुल क्षेत्रफल मेरा 30 मिलियन एकड़ है। और क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा और सारणी जो ऊपर हम बना दिए हैं, अगर उसके अनुसार देखिएगा तो गेहूं का जो क्षेत्रफल है, गेहूं का क्षेत्रफल कितना है? 20%। 20%। तो फिर गेहूं के लिए जो आपको एकड़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वही 30 मिलियन का 20% जो चावल के लिए था, यानी 6 मिलियन। यानी गेहूं के लिए 6 मिलियन एकड़ है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गेहूं के लिए जब 6 मिलियन एकड़ है और जौ का क्षेत्रफल 10 है, तो फिर जौ का हम निकाल लेंगे। जब जौ का क्षेत्रफल 10 है तो इसी करेंगे तो जौ के लिए 3 मिलियन एकड़ हो जाएगा। हाँ, 3 मिलियन एकड़ हो जाएगा ना जी, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल दिए हैं कि जब 10% जौ के लिए है और 30 मिलियन टोटल है, तो यानी 3 मिलियन एकड़ में जौ हो रहा है, और जहाँ 20% तो वहाँ 6 मिलियन एकड़ में गेहूँ हो रहा है। तो अब जौ का उत्पादन क्या पूछ रहा है? सीधा 6 गुना ज़्यादा है। यहाँ क्वेश्चन पे अगर आए तो गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन से 6 गुना ज़्यादा है। हाँ, तो 6 गुना ज़्यादा है। अगर मान के चले कि जौ, अगर मान के चले जौ अगर 100 है तो गेहूं 600 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जौ अगर 100 है तो गेहूं 600 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जौ के लिए तो कोई होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में और देखे क्या पूछ रहा है। तो अब क्या है कि प्रति एकड़ अनुपात निकालना है। प्रति एकड़ अनुपात भी निकालना है क्या? प्रति एकड़ अनुपात निकालना है। तो यानी अगर हम जौ को मान लें 100 है, ठीक, जौ का उत्पादन है 100 और गेहूं का उत्पादन है 600, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा है। और जौ जो हो रहा है वो 3 मिलियन एकड़ में हो रहा है, और गेहूं जो हो रहा है वो 6 मिलियन एकड़ में हो रहा है। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये 3 मिलियन में हो रहा है और ये 6 मिलियन में हो रहा है, और प्रति एकड़ अनुपात निकालना है। तो प्रति एकड़ क्या हो जाएगा?
हैं। अगर प्रति एकड़ निकालें हैं, सबसे अच्छा जौ का हटा दीजिए, तो प्रति एकड़ का ये होता है ना फॉर्मूला, कुल उत्पादन बटा कुल बोया गया क्षेत्र। ये होता है ना फॉर्मूला जी। प्रति एकड़ निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा ना कि अगर 1 एकड़ में कितना उत्पादन हुआ, मान के चलिए किसी जौ को अगर 100 उत्पादन है उसका, 100 टन या 100 मिलियन जो भी उत्पादन है, 100 के रेशियो में अगर उत्पादन है और वो 3 मिलियन क्षेत्र में बोया गया है और कुल उत्पादन वहाँ से 100 हुआ है, तो सिंपल सा बात है, जौ को हम निकालने के लिए कर देंगे ना 100/3। तो ये कितना हो जाएगा 33.33। और ये गेहूँ 600/6 मिलियन, क्योंकि वो 6 मिलियन क्षेत्र पे हुआ है, तो ये 100। तो अगर गेहूँ और जौ का अनुपात निकालेंगे तो 100:33.33 है, यानी 3:1 ही हो सकता है रेशियो, अप्रोक्स लगभग 3:1 इसका आंसर है। और जो इसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपने अनुसार इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, क्वेश्चन को अगर फिर से हम पढ़ें तो देखिए, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन से 6 गुना है, तो सिंपल सा मान लेते हैं कि 100 जौ का उत्पादन हुआ तो गेहूं ऑटोमेटिक 600 हो जाएगा। और गेहूं व जौ का प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमको क्षेत्र निकालना है, क्योंकि इसमें अगर डाटा देखा जाए कि क्या क्या इसमें मेंशन है, एक तो पहली बात है कितना गुना मेंशन है, ठीक, और अनुपात निकालना है प्रति एकड़। तो सबसे पहले हमको बोया गया क्षेत्र का भी तो निकालना होगा कि कितने क्षेत्र पे जौ है और कितने क्षेत्र पे गेहूँ है, तभी तो आप अनुपात निकालिएगा प्रति एकड़, क्योंकि अनुपात वो प्रति एकड़ पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि दोनों का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि 6 मिलियन एकड़ में गेहूँ बोया गया था और 3 मिलियन एकड़ में जौ बोया गया था। सिंपल सा फार्मूला से 30 मिलियन एकड़ के प्रतिशत के हिसाब से, और उसके बाद ये कैलकुलेशन कर देंगे, हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, उतना भी टफ नहीं है इस बार का जो 66वीं का जो क्वेश्चन आया था। ऐसे करके हम आगे वाले भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत इनिशिएटिव कर रहे हैं, और आप लोग को पसंद आएगा तो कमेंट में बताइए। तो इसके जो 12 के बाद जो 13, 14, 15 और जो 3 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है। देखिएगा क्वेश्चन ट्रिकी कहाँ कहाँ फंसाता है, ज़्यादा भी हल्का सा दिमाग लगाइएगा। 6 नंबर या 72 नंबर जो टोटल है वो आपके लिए रखा हुआ है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस या कोई इंजीनियरिंग वाला मैथ नहीं है कि जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो वो लोग परेशान हो रहे हैं कि स्टैटिक्स कैसे कंप्लीट करेंगे, स्टैटिक्स कैसे होगा। स्टैटिक इजी है, कोई हार्ड ये सब्जेक्ट नहीं है। और 72 में 72 लाना ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर है उसी के लिए है, या जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वही लोग ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ वाले लड़के भी 72 में 72 लाते हैं। और इसमें ज़्यादा भी कोई प्रैक्टिस नहीं मांगता है। आप डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन डेली बनाइए, और कम से कम 66वीं से लेकर 56वीं से 59वीं तक वाला सॉल्व कर लीजिए। ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे बीटेक वाले 72 में 72 लाते हैं, जैसे साइंस वाले 72 में 72 लाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी 72 में 72 रखा हुआ है। और स्टैटिक्स जान के ऐसे ही ट्रिकी हल्का सा बनाया जाता है कि इसमें थोड़ा आपको दिक्कत नहीं हो, समझे। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही बनता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसको बनाना। आगे देखते हैं। तो जहाँ भी मानने वाला हो ना तो वहाँ मान लिया कीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मानने वाला जैसे इसमें भी है कि प्रति एकड़ उत्पादन है, तो हम मान लेंगे कि जौ का मान के चलिए 100 है, तो अगर जौ का 100 है तो चावल 150 हो जाएगा। कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है इसमें। और जौ का जो क्षेत्रफल है वो 3 मिलियन हम निकाले ही थे, वहाँ मेंशन कर देंगे परसेंट से। तो 3 मिलियन है
प्रति एकड़ 100 आ रहा है, तो कुल हो जाएगा कितना उत्पादन, 300, जो भी रेशियो होगा टन या एकड़ के हिसाब से उतना हो जाएगा ना। कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है ये। तीन सौ कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है। तो उसी अनुसार चावल का भी निकाल लेंगे। चावल का कितना दिए हैं, 150, और ये 6 मिलियन एकड़ क्षेत्रफल पे हो रहा है, तो इसका 900 हो जाएगा ना। तो जब 900 पे हो जाएगा भी, तो यहाँ अविष्ट प्रतिशत लिख देंगे। प्रतिशत निकालना है हमको, 300/900 गुने 100, दैट इज 33.33%। कोई दिक्कत है इसमें? जब यहाँ पे पूछ रहा है कि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का 50% अधिक होता है, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जौ का निकालना है चावल के अनुपात में। ठीक है, ये लाइन को हमेशा मेंशन करते रहिएगा कि जौ का निकालना है चावल के अनुपात में। तो यानी जौ ऊपर रहेगा, चावल नीचे रहेगा प्रतिशत निकालने में। ठीक, देखें बैठे बैठे यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल गया, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से मिल गया 10 नंबर इसमें। आगे आते हैं। यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल 12% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो नई वृद्धि सारणी में गेहूं का कितना अंश या कौन होगा। ये क्वेश्चन हमेशा चेंज होके अपने फॉर्मेट को चेंज कर करके हर एक सेक्शन में, ये कभी बार वाले में आ जाएगा, कभी ग्राफ वाले में आ जाएगा, अभी पाई वाले में हम लोग देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो इसको हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा, और जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस वाले पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अब ये पाई पे है, कभी आगे देखिएगा तो बार वाले में भी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो एक पेज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इस पे पेज ख़त्म हो गया है, चलिए इस पेज में हो जाएगा। अगर अंगों नंबर देखना है तो कुल क्षेत्रफल तो हमको पता है कि 30 मिलियन है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, हम लोग निकाल लिए हैं। तो अगर इसको 5% का रहा बढ़ाना है, क्षेत्रफल को, ओवरऑल क्षेत्रफल को 5% बढ़ाना है, तो सिंपल सा ऐसे तो बढ़ा सकते हैं ना, 30 + 30 का 5%। कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 31.5, कैलकुलेशन कीजिएगा मिलियन, यानी अब कुल क्षेत्रफल इतना हो गया। इतना हो गया। अब गेहूं के लिए आवंटित जो क्षेत्रफल है वो 6 मिलियन है। ठीक, तो गेहूं के लिए हम लोग प्रीवियस में निकाले थे कि 6 मिलियन क्षेत्रफल आवंटित है 30 के अनुसार। अगर 30 मिलियन टोटल है तो उसमें 6% गेहूं के लिए आवंटित है, 6 मिलियन एकड़, ये तो गेहूं के लिए आवंटित है ना। हम लोग आगे देखे, पिछले कुछ सवालों में हम लोग देखा था। तो अब है कि अगर 31 मिलियन 5% बढ़ाने पे 31 मिलियन हो रहा है, तो उसमें गेहूं का 12% बढ़ जा रहा है क्षेत्रफल। तो इसको 6 मिलियन को हम इसका 12% कर सकते हैं, जैसे ऊपर किए थे, तो 6.72 मिलियन एकड़ हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिस फार्मूला से ये वाला निकाले हैं उसी फार्मूला से वो वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5% बढ़ा और गेहूं के क्षेत्रफल में 12% बढ़ गया। यानी अगर जहाँ 30% टोटल क्षेत्रफल था तो वहाँ गेहूं के लिए 6 मिलियन एकड़ था, तो जहाँ 31 मिलियन एकड़ हुआ तो वहाँ गेहूं के लिए 6.72 मिलियन हो गया, क्योंकि पर्सन कह रहा है कि 12% बढ़ गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब नई सारणी के अनुसार नई सारणी के अनुसार हम निकालेंगे कि गेहूं का कितना कौन है, कौन पूछ रहा है, तो कौन हमको निकालना है, और यहाँ प्रतिशत देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको प्रतिशत में चेंज कर देते हैं। यानी 6.72 जो मिलियन है, 31.5 मिलियन में गेहूं का है ना, अगर ऐसे करेंगे तो गेहूं का प्रतिशत आ जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं का प्रतिशत आ गया, कैलकुलेटर है ही,
ये कैलकुलेशन से कर दीजिए, गेहूं का इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और स्टार्टिंग में जब हम लोग बनाए थे ये वाला, ये आप लोगों को याद होगा, प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला है, यानी कौन से प्रतिशत ऐसे निकल रहा है, तो प्रतिशत से भी कौन तो ऐसे ही निकलेगा। हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर देना है क्या। तो इसके लिए अभिष्ट कोण लिख के सीधा 21.33 इसको गुना कर देंगे हम 360 डिग्री से, भागा दे देंगे 100 से, तो ऑटोमेटिक डिग्री आ गया। इतना डिग्री आंसर होना चाहिए। लैंग्वेज हम मेंशन नहीं किए कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लैंग्वेज आप लोग मेंशन कीजिएगा और ये आराम से बन जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप देख लीजिए, और ऐसे ही आगे नया नया वीडियो बनाते रहेंगे। और इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, स्टैटिक्स बहुत ही इजी है, सिंपल है, आराम से बन जाएगा आप लोगों से। और कमेंट करके बताइए अगर इसी का जो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 या और 65, 64, 63 किसी का भी चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों का कमेंट पॉजिटिव नोट्स पे रहेगा तो हम आगे भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन लाते रहेंगे। और ये आने वाले ऑडिटर, AAO, CDPO, 67 BPSC सभी में स्टैटिक्स का ऐसे ही सवाल आने वाला है, और ये 72 नंबर आने वाला है। ये 72 नंबर अगर खोए तो रिजल्ट डाउट में पड़ जाएगा, और रैंक का तो भूल ही जाइए। 72 में कम से कम 60+ लाना है एनी हाउ, तब आके आने वाले दूसरे पोर्शन वाले सेक्शन में आप अगर हल्का सा भी नंबर लूज़ करते हैं तो आप रेस में बने रहेंगे। अगर 60 से नीचे जा रहा है तो समझ जाइए कि दिक्कत है रिजल्ट होने में, और रैंक तो भूल ही जाइए। 88 SDM का अगर सपना किए हुए हैं, CDPO में जिनको रिजल्ट लेना है, ऑडिटर में लेना है, AAO में लेना है, तो ये 72 नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि स्टैटिक्स का रोल कहाँ तक है, कितना है, और सिंपल है। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है या बहुत ही समय देना है, 1 घंटा डेली देना है। और अगर अभी से 67 को हम लोग फोकस करें तो अभी से कम 60 दिन तो हाथ में है ही। तो 60 दिन सफिशियंट है। अगर 60 दिन में 60 घंटा, तो 60 घंटा 72 नंबर के लिए मोर देन इनफ है। आ जाएगा नंबर, कोई बड़ा बात नहीं है, तो हल्का सा ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, और कमेंट कीजिए अगर आगे भी स्टैटिक्स को बनाना है। और हाँ, हम लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, लैंग्वेज लिखने में थोड़ा बड़ा चला जाता है, तो लैंग्वेज आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा, ऐसे तो नहीं सॉल्व करना है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और अगर इसी में पाँचों सेक्स क्वेश्चन में किसी में भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, हम कमेंट में जवाब देने की कोशिश करेंगे आप लोगों का। चलिए, तो फिर आने वाले सेक्शन में हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे और आगे प्रयास किया जाए, स्टैटिक्स को कैसे इन्हेंस और किया जाए, कैसे 72 नंबर लाने पे जोर दिया जाए। चलिए, धन्यवाद।